वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी फ्रोवेल के जीवन परिचय के बारे में और मैंने उनके प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था और उनकी शिक्षा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उनकी शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने जेवा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ली और उसके बाद में उन्होंने 2 वर्ष तक ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। उसके बाद में उन्होंने वो वहाँ से विश्वविद्यालय छोड़ दिया गया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनको इधर उधर मतलब घूमना ही पड़ा। उन्हें कहीं मतलब वो कहीं सेटल नहीं हो पाए, उन्हें कोई काम भी नहीं मिला, वो कभी इधर कभी उधर घूमते ही रहे। उसके बाद में वो डॉक्टर ग्रनर के संपर्क में आए, जिन्होंने उनको मतलब देखा उन्होंने कि इनमें एक मतलब एक अध्यापक बनने का गुण है, तो उन्होंने उन्हें अध्यापक बनने का अवसर प्रदान किया। उसके बाद में गैस उनके जीवन में अनेक मोड़ आए और शायद इसके बाद ही उनके जीवन में एक नया मोड़ जो आया, उससे उनको लगा कि मतलब जब वो अध्यापक बन गए तो उनको ये लगा कि उन्हें अपने जीवन का सार मिल गया। जैसे कि कभी मानो कि उन्हें ये लगता था कि जिस चीज़ को वो बहुत टाइम से खोज रहे थे, एक लंबे समय से जिस चीज़ की उनको तलाश थी, वो उनका मकसद पूरा हो गया था। मतलब वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे, दूसरों को शिक्षा देना चाहते थे और अध्यापक बनने के बाद में उन्हें ये मौका मिला और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए और उसके बाद में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट में 3 वर्ष रहने के पश्चात उन्होंने यर्डन के पेस्टोलॉजी स्कूल में कार्य किया और वहीं रहकर उन्होंने पेस्टोलॉजी के आदर्शों और सिद्धांतों का सविस्तार अध्ययन भी किया और पेस्टोलॉजी से उनके संबंध के द्वारा ही मतलब उन्हें जिस चीज़ को वो बहुत टाइम से खोज रहे थे, एक लंबे समय से जिस चीज़ की उनको तलाश थी, वो उनका मकसद पूरा हो गया था। मतलब वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे, दूसरों को शिक्षा देना चाहते थे और अध्यापक बनने के बाद में उन्हें ये मौका मिला और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए और उसके बाद में क्या हुआ कि फ्रैंकफर्ट में 3 वर्ष रहने के पश्चात उन्होंने यर्डन के पेस्टोलॉजी स्कूल में कार्य किया और वहीं रहकर उन्होंने पेस्टोलॉजी के आदर्शों और सिद्धांतों का सविस्तार अध्ययन भी किया और पेस्टोलॉजी से उनके संबंध के द्वारा ही मतलब उन्हें शिक्षा में सुधार करने के लिए और प्रेरित भी किया गया। और फ्रोवेल ने अन्य कार्य किए। उनको क्या था कि उनको प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे वो, तो उन्होंने 1811 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ देर वहाँ पर थोड़े टाइम अध्ययन करने के 1816 में फ्रोवेल ने ग्रीशियम में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की। उसके बाद वो उस स्कूल को वहाँ से कोल्हान ले गए। फिर फ्रोवेल ने अपनी प्रारंभिक सिद्धांतों को अपने स्थूल रूप दिया और करीब बहुत उलटफेर के बाद में 10 वर्षों में ये संस्था बनकर तैयार हुई। उसके बाद में इस संस्था 10 वर्षों में करीब ये संस्था तैयार हुई। इस संस्था में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चे खेल तथा क्रियात्मक कार्य द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करें। मतलब कि उन्होंने बच्चे पर कोई भी बाह्य प्रभाव को नहीं आने दिया। उसके बाद में क्या हुआ, 1826 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मैन ऑफ एजुकेशन का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में फ्रोवेल लिखते में अपने गांव लौट करके आए तो जो जर्मन सरकार थी उन्होंने क्या किया, फ्रोवेल के विचारों को नहीं माना और उन्होंने फ्रोवेल से मना कर दिया कि वो वहाँ पर कोई शिक्षा केंद्र नहीं खोल सकते हैं। उन्होंने फ्रोवेल से शिक्षा केंद्र खोलने के लिए भी मना कर दिया, जो कि क्या था कि फ्रोवेल जैसे एक अच्छे अध्यापक के लिए गहरा धक्का था और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए, उन्हें बहुत बुरा लगा। और 1852 में अत्यंत मतलब काफ़ी शोचनीय और निर्धन कहना चाहिए, उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं थी,
उनकी मतलब काफ़ी व्यथित अवस्था में उनका जो था देहांत हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में मतलब काफ़ी कुछ मतलब कहना चाहिए कि वो शिक्षा को तो उन्होंने महान देन दी है। वो एक महान शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही शिक्षा के लिए समर्पण कर दिया। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र शिक्षा देना, कोई उन पर बाह्य प्रभाव नहीं आने देना, उन्होंने अपना पूरा जीवन ही शिक्षा के लिए समर्पण कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे और बहुत कुछ अच्छे कार्य भी किए, लेकिन उनके अच्छे कार्यों को मतलब सरकार ने नहीं माना, नहीं उनके विचारों की मतलब एक तरीके से उनके विचारों को मतलब अच्छा नहीं मान करके और उन्हें केंद्र खोलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जीवन से ही समाप्त हो गए। और इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य करते करते ही फ्रोवेल का एक दुखद अंत हो गया। अब हम कुछ उनकी प्रकाशित जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि फ्रोवेल की प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी थी। तो देखिए, सबसे पहले थी उनकी मानव की शिक्षा, फिर सेकंड नंबर पे है शिशु विहार प्रणाली के सिद्धांत, थर्ड थी विकास से शिक्षा, और फोर्थ है माँ तथा बच्चों के सहायता प्रदान करती है। कल्पना शक्ति का विकास, फ्रोवेल ने कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए गीतों, हाव भावों और कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी निर्धारित किया है। छठा है बच्चे की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में। बच्चे की शिक्षा जो है स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए। यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वयं निर्धारित नियमों को स्वीकार करना। सातवां है स्कूल एक बाग के रूप में। यहाँ पर फ्रोवेल ने स्कूल को एक बाग के रूप में बताया है और उन्होंने अध्यापक को एक माली के रूप में बताया है, जो फूलों के तरह से बच्चों का पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और एक अच्छा वातावरण देके उनके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। और अपने तमाम प्रयत्नों से मतलब अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, अपने प्रयत्नों द्वारा बच्चे की सहायता करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ किंडरगार्टन के प्रमुख तत्व के बारे में। तो शिशु विहार का अर्थ है, फ्रोवेल ने बच्चों के बचपन के महत्व को काफ़ी महसूस किया है। फ्रोवेल ने बचपन के महत्व को काफ़ी महसूस किया है और उन्होंने 1837 में 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रथम शिशु विहार शिक्षा केंद्र खोला, जो कि जर्मन में जिसे कि किंडरगार्टन के नाम से जाना गया। इसका अर्थ है यानी कि मतलब शिशुओं का बाग। फ्रोवेल ने अध्यापक को माली की और स्कूल को बाग की और बच्चों को जो है उन्होंने पौधों की संज्ञा दी है। एक माली की तरह अध्यापक का कार्य है नन्हे पौधों की देखभाल करना, उन्हें पूर्ण और सुंदर बनाने के लिए, विकसित करने के लिए जल से सींचना। फ्रोवेल कहते हैं कि जिस प्रकार पौधों का विकास उनके भीतर से। अब हम बात करते हैं फ्रोवेल के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में। तो फ्रोवेल के शिक्षा संबंधी विचार इस प्रकार से हैं। पहला है शिक्षा का उद्देश्य, दूसरा है बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, तीसरा है शिक्षा का सामाजिक पहलू, चौथा क्रिया द्वारा शिक्षा, पांचवा है कल्पना शक्ति का विकास, छठा है बच्चे की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में और सातवां है स्कूल एक बाग के रूप में। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है शब्द ज्ञान से भरना नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मस्तिष्क को शब्द ज्ञान से भरना नहीं होता, बल्कि बच्चा विषमता में समता और अनेक रूपता में एक रूपता को समझने के योग्य हो सके। ये होता है शिक्षा का उद्देश्य। फ्रोवेल ने शिक्षा का मुख्य कार्य संक्षेप में बताया है उन्होंने कि शिक्षा मनुष्य का पथ प्रदर्शन करे ताकि वो अपने आप को, खुद को स्पष्ट रूप से समझ सके, प्रकृति में शांति का और ईश्वर में एकता का संबंध स्थापित कर सके। दूसरा है बच्चे की प्रकृति के अनुसार शिक्षा। तो शिक्षा जो है बच्चे की प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए।
बच्चे के स्वभाव और उसकी आवश्यकताओं के तालमेल से होनी चाहिए। शिक्षा का सामाजिक पहलू, फ्रोवेल ने शिक्षा के सामाजिक पहलू पर भी बल दिया है। उनका विश्वास था, ऐसा मानना था कि घर, शिक्षालय, धर्म, राज्य इत्यादि मतलब ये सभी सामाजिक अभिकरण बच्चे के विकास में मतलब बच्चे का विकास करते हैं और जिससे कि बच्चा जो है अनेक रूपता में एक रूपता का आभास कर लेता है। चौथा है यहाँ पर क्रिया द्वारा शिक्षा। तो उन्होंने बच्चे की शिक्षा का मुख्य साधन उन्होंने बच्चे की क्रियाशीलता को भी बताया है। खेल कूद के द्वारा बच्चे का विकास होता है और ये खेल कूद और उसकी जो क्रियाशीलता है वो बच्चे के विकास में काफी। गाइस, अब हम बात करेंगे फ्रोवेल का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा, उन्होंने इसको किस तरीके से प्रभावित किया। तो फ्रोवेल के अनुसार उन्होंने बच्चों से प्यार करने और उनके लिए जीवित रहने का संदेश दिया है। उनके अनुसार बच्चों के लिए जो स्कूल है वो जेलों के समान नहीं है और ना ही बच्चे निष्क्रिय श्रोतागण रहे। अब तो हम ये कह सकते हैं या इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि जो प्रचलित आधुनिक शिक्षा सभी शिक्षा पद्धतियों के मूल में फ्रोवेल की विचारधारा ही काम करती है। तो इस तरीके से क्या है कि जो समाज को छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने जागरूक किया और उनका ये मानना है कि बच्चों की शिक्षा अच्छे से अच्छे रूप में की जानी चाहिए। तो कुछ तत्वों पर उन्होंने यहाँ पर प्रकाश डाला है, कुछ तत्वों के माध्यम से उन्होंने यहाँ बताया है कि बच्चों की आधुनिक शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, पहला है स्कूल की नई धारणा। उन्होंने जो है स्कूल को एक छोटे समाज के रूप में माना है। दूसरा है बच्चों के अध्ययन पर बल। उन्होंने बच्चों के अध्ययन पर काफी विशेष रूप से बल दिया है। तीसरा है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। उन्होंने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों का भी काफी प्रशिक्षण पर बल दिया है और उन्होंने इसमें काफी उपहार का भी आयोजन किया है। शिक्षा में प्रकृति अध्ययन, उनका ऐसा मानना है कि शिक्षा में प्रकृति अध्ययन का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके महत्व से बच्चा ये अपने संसार में काफी चीजों को समझ सकता है। पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व बुनियादी शिक्षा, इसका भी उन्होंने महत्व बताया है। शिशु शिक्षा के लिए स्त्री अध्यापिका, उनका ऐसा मानना है कि पुरुष के बजाय जो स्त्री अध्यापिका होती है वो शिशु को अच्छे से मतलब शिक्षा दे सकती है, उसको प्यार और सहज सरलता से शिक्षा दे सकती है। बच्चे के व्यक्तित्व का मान, उन्होंने बताया है कि जो आधुनिक शिक्षक हैं वो बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत महत्व देते हैं और उनके लिए बहुत ही मतलब उनके विकास में जो है सहायक होते हैं। खेल द्वारा शिक्षा, बच्चों को हम खेल द्वारा शिक्षा भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। खेल खेल में बच्चे बहुत मतलब अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं और इससे क्या है कि उनका जो आंतरिक विकास है वो भी बहुत अच्छे से होता है। शिक्षा में क्रियाशीलता, फ्रोवेल ही ऐसे प्रथम शिक्षाविद हैं जिन्होंने आत्म क्रियाशीलता को ही शिक्षा का आधार माना है। तो इस बहुत महत्व देते हैं और उनके लिए बहुत ही मतलब उनके विकास में जो है सहायक होते हैं। खेल द्वारा शिक्षा, बच्चों को हम खेल द्वारा शिक्षा भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। खेल खेल में बच्चे बहुत मतलब अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं और इससे क्या है कि उनका जो आंतरिक विकास है वो भी बहुत अच्छे से होता है। शिक्षा में क्रियाशीलता, फ्रोवेल ही ऐसे प्रथम शिक्षाविद हैं जिन्होंने आत्म क्रियाशीलता को ही शिक्षा का आधार माना है। तो इस तरीके से आधुनिक शिक्षा पर उनका जो प्रभाव रहा है वो इस तरीके से रहा है। तो गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज।